ठीक है। तो AWS जब आप लॉग इन करोगे ना तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ देखो नंबर ऑफ रीजंस आपको नजर आएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रीजंस नजर आ रहे हैं। रीजंस दे 1 2 3 4 5 कैलिफोर्निया, मुंबई, टोक्यो, सेंट्रल। ठीक है। कुछ रीजंस इस अकाउंट में अलाउ नहीं है, मतलब डिसेबल्ड है। अगर आपको ये यूज करना है तो इनेबल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इनेबल कर सकते हो सेटिंग में जाके। रीजन 1 2 3 ये सारी रीजंस है, और रीजन की डिजाइनिंग इन्होंने किस तरीके से किया है, एक कंसेप्ट आप समझ लो, थोड़ा सा काम आएगा आगे। तो ये रीजन कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी इनका प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि मान लो इन्होंने प्लान किया कि दिल्ली NCR में इनको रीजन लगाना है। ठीक है। और जब इनका रीजन कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा तो यहाँ पर भी लिख के आएगा दिल्ली NCR, जैसे यहाँ पे मुंबई लिख के आ रहा है। ठीक है। तो रीजन लगाने के लिए सबसे पहले इनको ना दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सबसे पहले एक ऐसा प्लेस फाइंड करेंगे ये। ठीक है, जहां पर नेचुरल डिजास्टर के चांसेस कम हो। मान लो एक काइंड ऑफ एक कैंपस होता है, जैसे 20 एकड़ 10 एकड़ का लाइन। तो ये क्या करते हैं, ये एक बिल्डिंग इन्होंने तैयार किया इस तरीके से। ये और ये इनका एक डेटा सेंटर बन हो गया। इसके अंदर स्विच राउटर्स होंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट में होता है डाटा सेंटर। आपने अगर कभी डेटा सेंटर के अंदर एंटर किया होगा। इस तरीके से ये देखो। तो ये एक डेटा सेंटर उनका वन है। अब ऐसे ही डेटा सेंटर 2 लगाएंगे, डेटा सेंटर 3 लगाएंगे, डेटा सेंटर 4 लगाएंगे। आपस में सारे डेटा सेंटर को कनेक्ट करेंगे। फिर इनको एक वर्चुअल बाउंड्री करेंगे और इसको कहेंगे जोन A। जैसे कैंपस के अंदर बिल्डिंग नंबर होता है ना, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4। ऐसे ही, ऐसे फिर थोड़ा डिस्टेंस लेके फिर डेटा सेंटर, फिर डेटा सेंटर, फिर डेटा सेंटर, फिर डेटा सेंटर, आपस में सारे को कनेक्ट किया और बोला जोन 2। और ऐसे जोन, इनके नंबर ऑफ जोन्स होते हैं, मिनिमम 2 जोन्स होते हैं। मिनिमम 2 जोन को तैयार करके ये एक रीजन डेवलप कर देते हैं। किसी रीजन में आपको 3 जोन दिखेगा, किसी में 4 दिखेगा, किसी में 6 दिखेगा, किसी में 7 दिखेगा, बट मिनिमम 2 मिलेंगे मिनिमम। अब इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग क्या है कि आपको कौन सा रीजन चूज करना है, ये कैसे डिपेंड करेगा, ये फैसला कौन ले। रीजन सिलेक्शन का जो फैसला है वो डिपेंड करता है। रीजन सिलेक्शन का जो फैसला है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स को लेके। फैक्टर नंबर फर्स्ट, कि आप जो सेटअप तैयार कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो, अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हो। आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो कहाँ पर, उनका लोकेशन क्या है, सिटिंग लोकेशन क्या है। ठीक है। अगर मेरे कस्टमर सारे के सारे लंदन में हैं तो मैं उसका सेटअप इंडिया में लगाऊंगा नहीं, लंदन में ही लगाऊंगा। अगर मैं इंडियन रेलवे IRCTC का डेटा सेंटर लगाने की बात करूंगा तो इंडिया में लगाना ही बेटर होगा, ना कि US में लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, कस्टमर की सिटिंग लोकेशन का है और उसी लोकेशन को चूज किया जाएगा।
ठीक है। दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइसिंग भी डिपेंड करता है। प्राइसिंग मतलब देखो, हर कंट्री का करेंसी अलग अलग है। कहीं पे टैक्स ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक सर्विस के जो प्राइस है ना, वो एक रीजन में अलग होंगे, दूसरे रीजन में अलग होंगे, तीसरे रीजन में अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। तो कई बार प्राइस को लेके अगर आपको कंसर्न है तो आप उस पर भी डिसीजन ले सकते हो, बट जो प्राइमरी फैक्टर हो, प्राइमरी फैक्टर वही है कि कस्टमर का लोकेशन। दूसरा, कि लोकेशन तो आपको मिल गया, बट कई बार ऐसा होता है कि एडब्ल्यूएस की कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो सारे रीजन में अवेलेबल नहीं होती हैं। कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो आप जो सर्विस यूज करना चाहते हो, आप वो चेक भी कर लो उस रीजन में है या नहीं। ठीक है। लेटेंसी चेक कर लो। लेटेंसी वही हो गया। और जब अपनी कोई भी सर्विस आप डिप्लॉय करते हो, जैसे कि किसी टू डिप्लॉय करते हो, तो आपको सबसे पहले एक रीजन का सिलेक्शन करना पड़ता है। रीजन के अंदर फिर जोन का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो मान लो मैंने जोन ए या जोन बी का सिलेक्शन किया, तो जोन बी के अंदर किसी भी डेटा सेंटर के अंदर मेरा आके EC2 लॉन्च हो जाएगा। और इस डेटा सेंटर की रेप्लिकेशन दूसरे डेटा सेंटर के साथ ऑटोमेटिक हो रही होती है। दूसरे डेटा सेंटर की रेप्लिकेशन इसके साथ ऑटोमेटिक हो रही है। ये AWS करके रखता है, जिससे कि एक जोन के अंदर अगर एक डेटा सेंटर क्रैश होता है तो आपको रिकवरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि उनकी बैकअप, उनका हाई अवेलेबिलिटी उन्होंने एक जोन के अंदर करके रखा है। मतलब एक जोन के अंदर जितने भी डेटा सेंटर है वो सारे के सारे आपस में रेप्लिकेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा जोन आउटेज होता है, तो AWS कहता है कि पूरा का पूरा अगर जोन आउटेज होता है तो फिर आपको डेटा नहीं मिलेगा। डेटा मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। मिलेगा कब, नहीं मिलेगा कब? AWS कहता है कि अगर आपने क्रॉस जोन रेप्लिकेशन इनेबल कर रखा है तो डेटा मिलेगा। अगर आपने क्रॉस जोन रेप्लिकेशन इनेबल किया, मतलब आपका इस जोन के अंदर का डेटा इधर भी रेप्लिकेट हो रहा है, और ये अगर आउटेज हुआ है तो यहां से मिल जाएगा। लेकिन उसके कॉस्ट है। बाय डिफॉल्ट नहीं करता। बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक जोन के अंदर विद इन डेटा सेंटर ही करता है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक दोनों जोन आउटेज हो गए तो भी ये कहता है कि डेटा मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। नहीं मिलेगा कब? जब आपने क्रॉस रीजन एप्लीकेशन अगर आपने लगा रखी है तो मिल जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती। और क्रॉस रीजन एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, कि इस पूरे के पूरे रीजन की रेप्लिकेशन आप किसी और रीजन के साथ कर रहे हो। तो डेफिनेटली कि अगर दोनों जोन क्रैश, मतलब ये रीजन ही क्रैश हो गया, तो आपका डेटा दूसरे रीजन से मिल जाएगा, अगर आपने क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन सेटअप कर रखा है। ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें? प्रैक्टिस के लिए तो कोई भी रीजन चूज कर लो, मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन चूज करो, क्योंकि यहाँ पर मोर देन सर्विसेज हैं एंड प्राइस भी थोड़ा सस्ता है। हम तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। जब कंपनी में जाएंगे, कंपनी बोलेगी जहां पे लगाना है वहां वो रीजन सेलेक्ट करके हम लोग करेंगे। बस ध्यान रखना, जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है, जो भी एक्टिविटीज करोगे उस रीजन में इंप्लीमेंट होने वाला है। तो मान लो अगर मुझे डेटा सेंटर बनाना है तो मैंने गया VPC। तो ये रहा VPC, आइसोलेट क्लाउड रिसोर्स। VPC में क्लिक किया और यहाँ गया। तो हर रीजन के हर अकाउंट के अंदर, जब भी आप अकाउंट बनाओगे, सबके अकाउंट के अंदर हर रीजन के अंदर एक VPC आपको बना बनाया मिलेगा। जैसे ये एक VPC मिल रहा है मेरे को। ठीक है। मुझे डिफॉल्ट VPC, क्योंकि आप बिना VPC के भी मशीन लॉन्च करते हो, लेकिन वो मशीन कहाँ जाती है? डिफॉल्ट रीजन है। लेकिन कंपनी कभी भी डिफॉल्ट VPC पे काम नहीं करती, अपना खुद खुद का VPC सेटअप करती है। तो मैंने क्या, यहाँ गया और मैंने किया क्रिएट VPC। क्या किया? क्रिएट VPC। तो जैसे ही मैंने क्रिएट VPC किया, तो अब आपसे पूछ रहा है VPC का नाम बताओ। तो मैंने VPC का नाम रख दिया R इंफ्रा, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आपसे CIDR वैल्यू पूछेगा, तो मैंने दे दिया 10.0.0./15, जो भी मुझे नेटवर्किंग टीम ने निकाल के दिया है।
टेनेंसी, डिफॉल्ट या डेडिकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डेडिकेटेड एंड डिफॉल्ट। अगर मैं यहां पर डेडिकेटेड कर लिया तो एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो AWS के डेटा सेंटर में क्या होता है, ऐसे रैक्स होते हैं। क्या होते हैं ये रैक? क्या होते हैं ऐसे? रैक होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे रैक होते हैं। तो अगर डेडिकेट कर दिया मतलब मुझे पूरा रैक मिल गया। क्या मिल गया? मुझे पूरा रैक मिल गया। अब उस रैक के अंदर कोई और कस्टमर का VM नहीं आएगा। ये पूरी रैक मिल गई मुझे, ये पूरी रैक। अगर मैंने यहां पर डेडिकेटेड चूज कर लिया तो इसका मतलब मैं इस VPC के अंदर फ्यूचर में जो भी मशीन बनाऊंगा वो सारी की सारी मशीनें ऐसे रैक पे जा रही होंगी जो उन्होंने मेरे को पीछे से डेडिकेट करके दिया है। बट इसका कॉस्ट बहुत हैवी होता है अगर आप डेडिकेटेड रैक का सिलेक्शन करते हो तो। मैंने कहा कि नहीं मुझे डेडिकेटेड नहीं चाहिए, मैंने यहां पर क्या किया, डिफॉल्ट कर लिया। तो जब मैंने डिफॉल्ट करता हूं तो इसका मतलब जब मैं इस VPC के अंदर, इस डेटा सेंटर के अंदर जब अपने कंप्यूटर्स लॉन्च करूंगा तो मेरे सामने दो ऑप्शंस आएंगे, डिफॉल्ट या डेडिकेटेड। तो अगर मैंने डिफॉल्ट करूंगा तो मतलब ऐसी जगह मेरा कंप्यूटर चला जाएगा जिस रैक के अंदर अदर कस्टमर भी बैठा हो, और मेरे सामने दोनों ऑप्शन आएगा, डेडिकेटेड भी चूज कर सकते हो। लेकिन जब आप डेडिकेटेड करोगे तो सिर्फ आप डेडिकेटेड वाले VM इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। अभी डिफॉल्ट रखते हैं, टैग बोल रहा है एंड क्रिएट, बस VPC बन गया। VPC में इतना ही है, VPC आपका बन के तैयार होगा। कुछ नहीं है, वर्चुअल बाउंड्री है। अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आए, अगर हम लोग डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो हमने क्या किया, AWS क्लाउड के अंदर गए और उनके डेटा सेंटर के अंदर जाकर हमने एक स्पेस ले लिया। क्या ले लिया? एक स्पेस ले लिया। मतलब मैं गया, एक जमीन खरीदा और बाउंड्री करा दिया बस। अब जमीन का साइज कितना है, मेरे प्लॉट का साइज कितना है, वहां पे मैथमेटिक कैलकुलेशन अलग होती है। यहाँ पर IP एड्रेस से नापा जाता है। किससे? IP एड्रेस से। जो मैंने, ये एरिया मैंने ले लिया है। ठीक है, ये। तो अगर मैं देखूं तो ये देखो मैंने VPC अपना तैयार कर लिया। अब VPC के अंदर अगर मैं देखूं तो CIDR, देखो, आप एडिट CIDR कर सकते हो। कल को ऐसा लगता है कि यार ये जो CIDR था ये फुल हो गया, मतलब सारे कंप्यूटर लग गए, पूरी IP फुल हो गई, जो भी हमने एक कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला था, मुझे और अपेंड करना है तो ऐड न्यू CIDR। क्या? ऐड न्यू CIDR, IPv6 CIDR ऐड भी कर सकते, एक्सपेंड कर सकते फ्यूचर में भी। तो जरूरी नहीं कि अगर ये लिमिट फुल हो गई तो क्या होगा। वेट करो, अभी क्या होता है ना कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो वो क्वेश्चन का आंसर मेरे टॉपिक के अंदर ऑलरेडी रहता है, तो एटलीस्ट मेरे को टॉपिक कंप्लीट करने दो। अब यहाँ पर देखो फ्लो लॉग, क्या दिख रहा है? फ्लो लॉग। फ्लो लॉग का मतलब क्या हुआ, ये जो VPC आपने बना रखा है, अभी कल को हम लोग इसके अंदर पूरा डेटा सेंटर अपना लगाएंगे, तो आपके डेटा सेंटर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसी ट्रैफिक आ रही है, कैसी ट्रैफिक नहीं आ रही है, उसके लॉग्स आपको जनरेट करना है। तो ये देखो, क्रिएट फ्लो लॉग्स, आप फ्लो लॉग्स बना सकते हो कि ट्रैफिक, कैसे ट्रैफिक को फिल्टर करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या दोनों करने हैं, मैक्सिमम एग्रीगेशन इंटरवल टाइम क्या सेट करना है, जो लॉग्स होंगे उन्हें कहाँ सेंड करना है, क्लाउड वॉच में डालना है, बकेट में डालना है, कहाँ डालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो किस टाइप के लॉग्स आपको चाहिए, कस्टम कर लो कि मुझे सिर्फ इस टाइप के लॉग चाहिए, बाइट्स के, डेस्टिनेशन एड्रेस के, डेस्टिनेशन पोर्ट के, एंड के, इंस्टेंस ID के, किस टाइप के लॉग चाहिए, रीजन के।
आप बता सकते हो। तो बेसिकली ये लॉग से रिलेटेड चीजें हैं कि आप अपने आपकी बीपीसी में कैसी ट्रैफिक आ रही है, कैसी ट्रैफिक नहीं आ रही, रिजेक्ट ट्रैफिक किसको कर रहे हो, एक्सेप्ट किसको कर रहे हो, किस टाइप के लॉग्स आपको चाहिए। टैग, टैग जस्ट हम लोग यूज करते हैं कि लाइक की वैल्यू पेयर है। जैसे आप अपनी कंपनी में जब डेटा सेंटर लगाते हो, तो जब कोई आपका सर्वर तैयार हो जाता है, तो उस सर्वर पे अपना एक चिट लगा देते हो कि ये डीएससीपी का सर्वर है ना। जैसे काइंड ऑफ एक आप सड़क पे चलते हो तो किसी भी रास्ते पे एक रूट मार्क लिखा होता है कि भाई रूट जा कहाँ है, तो वही है कि एक अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ बीपीसी होगी, पता कैसे चलेगा कौन सा बीपीसी किस प्रोजेक्ट का है, तो जस्ट लाइक एक टैग लगा दिया हमने आर इंफ्रा। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन, आप अपने बीपीसी के साथ क्लाउड वॉच की सर्विस को इंटीग्रेट कर सकते हो। और ये सारी चीजें बीपीसी को एक आपने बनाया तो उसको एक आईडी मिली, साथ में आपको एक डीएससीपी दे दिया उन्होंने, रोल दे दिया, नेटवर्क एसीएल दे दिया, सीआईडीआर दे दिया, सारी चीजें। यहाँ देखो डीएससीपी उन्होंने दे दिया अपना, जैसे ही बीपीसी बनाया तो उन्होंने एक डीएससीपी अपना सेटअप करके मुझे ऑटोमेटिक दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जब आप इस वीपीसी के अंदर मशीन बनाओगे तो उस मशीन को ऑटोमेटिक आईपी मिलेगी। तो ऑटोमेटिक आईपी कौन देता? डीएससीपी सर्वर देता, तो उन्होंने डीएससीपी दे दिया। अगर आपको डीएससीपी नहीं चाहिए तो नो डीएससीपी कर दो, फिर आपको एवरी मशीन जब आप इसके अंदर बनाओगे तो आपको डीएससीपी सिलेक्शन करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अलग से अपना डीएससीपी लगा के आप अपना डिफाइन कर सकते हो, नो डाउट। आपको बोलते नहीं कि मेरा डीएससीपी लो, आप अपना भी बना सकते हो। ऐसे डीएनएस मिल गया आपको, इनेबल डीएनएस रेजोल्यूशन, मतलब एक डीएनएस भी आपको मिल जाएगा, मिला है कि इस वीपीसी के अंदर जो भी मशीन बनाएंगे उस मशीन के अंदर डीएनएस सर्वर का कनेक्शन ऑटोमेटिक ऐड मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, एक वीपीसी बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर आप बताओगे कि मेरे को कितने सबनेट्स चाहिए। तो ये मेरा वीपीसी बनकर रेडी हो गया। अब मैंने बोला वीपीसी मैंने बनाया और मैंने वीपीसी बनाकर बाहर एक इंटरनेट गेटवे लेना चाहता हूँ। क्यों लेना चाहता हूँ? क्योंकि बाहर से ट्रैफिक कैसे अंदर लाऊंगा और अंदर से ट्रैफिक बाहर कैसे जाएगी, एक गेटवे तो चाहिए ना मुझे। जैसे आप अपनी कंपनी में डेटा सेंटर लगाते हो तो आईएसपी के पास जाते हो ना, सर्विस प्रोवाइडर के पास। वही तो आपको बाहर लेके जाता है। सर्विस प्रोवाइडर का ही तो राउटर होता है जो आपको बाहर लेके जाएगा, जिसको आप गेटवे बोलते हो। आपकी मशीनें बाहर जाएंगी, बाहर से कस्टमर अंदर आएगा डेटा सेंटर में। तो गेटवे आपको यहाँ पर कोई एयरटेल वोडाफोन के पास जाने की जरूरत नहीं। एडब्ल्यूएस कहता है कि मैं खुद देता हूँ इंटरनेट गेटवे, मैं भी सर्विस प्रोवाइडर हूँ। क्या? क्रिएट इंटरनेट गेटवे। नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया आर इंफ्रा हाइफन IGW, शॉर्टकट, एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे। मुझे इंटरनेट गेटवे मिल गया, लेकिन अभी डिटैच है, मैंने जस्ट क्रिएट किया, मुझे अपनी वीपीसी के साथ अटैच करना पड़ेगा, अटैच टू वीपीसी, अटैच टू वीपीसी। तो मैंने क्या किया, एक इंटरनेट गेटवे एडब्ल्यूएस से मांगा जो आपकी वीपीसी से बाहर है, लेकिन मैंने उसको वीपीसी के साथ अटैच किया। ये इंटरनेट गेटवे इंटरनेट से एक साइड इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब मैं अपने डेटा सेंटर के अंदर जो भी इंप्लीमेंट करूंगा, जो भी वेब सर्वर, फ्रंट एंड सर्वर, डेटाबेस, अगर उन सर्वर को कभी इंटरनेट पे जाना है तो इस गेट से बाहर निकलेंगे। मेरे कस्टमर्स को अगर अंदर आना है तो इस गेट से अंदर आएंगे। मतलब ये आपका आईएसपी गेटवे हो गया। जी आप पूछे क्या डाउट है। हाँ जी बोले। हाँ जी। हम्म। हम्म।
नया सीआईडीआर आप जब दे रहे हो तो आपकी वीपीसी में एक्सपेंड हो रहा है ना आपका नेटवर्क। सर आपने ये जो आपने पहले सीआईडीआर दिया, ठीक है, अब आपका ये पूरा फुल हो गया है। अब आप जब दूसरा सीआईडीआर दे रहे हो, जैसे मैंने दूसरा सीआईडीआर दे दिया 10.125.170.0.0./15 दे दिया मुझको, राइट। तो अब उसने क्या किया, साइड में मुझे और एक दे दिया जो मेरे पहले वाले वीपीसी से कम्युनिकेट होगा, तो मुझे फील होगा कि ये पूरा मेरा एक एरिया हो गया। सर नया वीपीसी नहीं बनेगा, आपका जस्ट एरिया एक्सपेंड हो गया, बस। आप बस इतना समझो, वीपीसी की डेफिनेशन ये हुई कि आपने ये जो वीपीसी बनाया ये आपकी वर्चुअल बाउंड्री हो गई। ये हो गई ना आपकी वर्चुअल बाउंड्री, ठीक है। आप जस्ट ऐसे समझो, आपने ये प्लॉट खरीदा, ठीक है। आपने क्या किया, ये प्लॉट खरीदा। अब आपने क्या किया, ये प्लॉट जब आपका फुल हो गया तो आपने साइड में एक और प्लॉट ले लिया, और आपने साइड में प्लॉट लेके इनकी इसके अंदर से आने जाने का एक रास्ता निकाल लिया। तो ये भी तो आपके ही डोमेन के अंदर आ गया ना। वीपीसी क्या हुआ, प्लॉट या डोमेन मतलब। हम्म। वीपीसी आप पूरे को बोलोगे ना, ये भी आपके डोमेन का हिस्सा हो गया ना। वीपीसी आपका पूरा पूरा वीपीसी हो गया आपका। एक वीपीसी के अंदर आपके दो डिफरेंट डिफरेंट सीआईडीआर नेटवर्क है, दोनों आपके ही अंदर आइसोलेट है। आप समझ नहीं रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, आपको पता। अब ये देखो, आप किसी कंपनी में गए, आपने बोला कि मुझे ना 200 कंप्यूटर, 200 आईपी चाहिए, ठीक है। आपने 200 आईपी आपको चाहिए, 2000 ले लो। आपने 2000 आईपी के अकॉर्डिंग आपने सीआईडीआर चूज किया, ठीक है। आपने सबनेटिंग निकाली, सबनेटिंग निकालने के बाद यहाँ राउटर स्विचेस लगाए, और यहाँ आपके 2000 नेटवर्क डिवाइसेस इंक्लूडिंग आईपी, इंक्लूडिंग वीएम फायरवॉल, और पूरा कंज्यूम हो गया, 2000 आईपी पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है। हो गया ना। अब आपकी कंपनी, सर पूरी बात समझो, पूरी बात सुनो। अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मेरा आंसर सुनोगे तभी क्लियर होगा। आपने 2000, आपको आईपी चाहिए था, आपने पहले आपको पता नहीं था, आपने ये सीआईडीआर सिलेक्शन किया, आपने सबनेटिंग की, और 2000 आईपी आपके फुल हो गए, क्या हो गए, 2000 आईपी आपके फुल हो गए, ठीक है। अब आपको 500 कंप्यूटर और लगाना है इसी नेटवर्क पे, अलग डेटा सेंटर नहीं चाहिए मेरे को। 500 कंप्यूटर आपको और लगाना है, जिसमें 50 स्विचेस आपको और लगाना है। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, दूसरा पूल लेके आओगे। क्या करोगे, दूसरा पूल आपने चूज किया, पहला पूल ये था, दूसरा सीएडीआर पूल आपने चूज किया 10.125.0./24, ये दूसरा पूल है। अब दूसरा पूल जो है, इसके अपने अलग सबनेट्स हैं, इसके अपने अलग सबनेट्स हैं, और यहां पर आपने
540 आईपी यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? 540 आईपी। अब आप क्या चाहते हो कि इसका और इसका गेटवे एक ही होना चाहिए, ठीक है। इसका और इसका जो भी आप फायरवॉल यूज कर रहे हो एक ही होना चाहिए। इसका इसका जो राउटिंग के लिए जो राउटर यूज कर रहे हो वो एक ही होना चाहिए। ये आपके ही डोमेन में होना चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर अपना राउटिंग काइंड ऑफ कंसेप्ट यूज किया और यहां से आपने आपस में इसको इंटीग्रेट कर लिया और आप आपका ये एक ही डोमेन के अंदर है। ये कोई डिफरेंट डोमेन के नहीं है और ये कोई डिफरेंट डोमेन नहीं है। आपने जस्ट एक्सपेंड कर लिया। क्या कर लिया? एक्सपेंड कर लिया। तो ये आपका एक ही डेटा सेंटर के अंदर कहलाएगा सर, ये दूसरा डेटा सेंटर नहीं कहोगे आप। हाँ। हम्म। हाँ तो यही तो हो रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा। आपको वीपीसी में क्या मिल रहा है कि आपने एक वर्चुअल बाउंड्री खींची है। आपको उस वर्चुअल बाउंड्री में भाई इन्होंने बोला कि कल को पहले ये चीज नहीं होती थी। पहले एडब्ल्यूएस कहता था कि भाई आप शुरू में जो आपको डिसीजन करना आप कर लो, बाद में आपको एक्सपेंड करना तो एक ही ऑप्शन होता था कि दूसरी वीपीसी बनाओ और आपस में दोनों वीपीसी को पीरिंग करो। जब दूसरा वीपीसी बनेगा तो उसका आईजीडब्ल्यू अलग बनेगा, उसका नेट गेटवे अलग बनेगा, उसका राउट टेबल अलग, कॉस्ट बढ़ेगी ना लोगों की। तो उन्होंने बोला कि कॉस्ट बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, एडिट सीआईडीआर करो। आप यहीं पर एक और सीआईडीआर ऐड कर लो, बात खत्म हो गई। वो आपके एग्जिस्टिंग डोमेन से ऐड हो जाएगा। तो दो सीआईडीआर जो हो गए, उन दोनों का जो गेटवे है वो एक ही रहेगा, उन दोनों का जो राउट टेबल है वो एक ही रहेगा, उन दोनों का जो फायरवॉल है वो एक ही रहेगा। आपने जैसे एक्सपेंड करना है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे सर? आप यहाँ पर इसका भी नेटवर्क 10.0.0. थोड़ी दे दोगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो डिफरेंट दोगे ना आप। तो जब डिफरेंट दोगे तो डिफरेंट आइडेंटिफाई हो तो रहा है यहाँ पर। अगर मैंने डिफरेंट दिया तो हो तो क्या मेरा आइडेंटिफाई? क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर? ये अलग है, ये अलग है। मैंने सर मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि वीपीसी मस्ट जस्ट एक वर्चुअल बाउंड्री खींच दिया आपने। अब वीपीसी का स्पेस आप डिफाइन कर रहे हो सीआईडीआर के बेस पे कि इस वर्चुअल बाउंड्री के अंदर स्पेस क्या लेना है मुझे। वो सीआईडीआर बेस पे डिफाइन हो रहा है ना कि भाई ये जो वीपीसी में बनाया इसके अंदर मैंने कितने रिसोर्सेज लगा सकता हूँ, कितने नेटवर्क्स लगा सकता हूँ, कितने राउटर्स लगा सकता हूँ, कितने स्विचेस लगा सकता हूँ। वो तो इसके इसके बेस पे डिफाइन होगा ना। बिल्कुल जी। जो आपका डोमेन है वो पूरा वीपीसी हो गया। एक्सपेंड कर सकते हो, आप एक्सपेंड करते जाओ ना। पहले ये चीज 2000 2017-18 में ये चीज नहीं थी एडब्ल्यूएस के पास। एडब्ल्यूएस कहता था आपने शुरू में जो डिसीजन ले लिया है वो ठीक है, अगर आपको एक्सपेंड करना तो यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट वीपीसी। और जब डिफरेंट वीपीसी क्रिएट करेगा तो उस वीपीसी का अलग आईजीडब्ल्यू क्रिएट होगा, उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा। उसका अलग नेट गेटवे क्रिएट होगा, उसका कॉस्टिंग बचे बढ़ेगा। उसका रूट टेबल अलग लोगे, उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो डिफरेंट डेटा सेंटर हो गया ना। उन्होंने बोला नहीं, एक ही डेटा सेंटर एक ही वीपीसी बनाओ, बस एक्सपेंड करते जाओ चीजों को। सर इसको आप समझने को कुछ भी समझ सकते हो। आप वर्चुअल डोमेन समझो, वर्चुअल बाउंड्री समझो, जस्ट एक आइसोलेशन समझो। लेकिन सिंगल लाइन में अगर समझना है तो बीपीसी स्टैंड फॉर, बीपीसी का मतलब सिंपल है कि डेटा सेंटर के अंदर, ये एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर है, आपने जाकर एक वर्चुअल स्पेस ले लिया, बात खत्म। ये हुई बीपीसी की डेफिनेशन समझने के लिए। ये आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, अब आप अपने जितने भी रिसोर्सेज बनाओगे आप अपनी बाउंड्री के अंदर रख रहे हो। ये बस ये बीपीसी की डेफिनेशन है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो कहाँ पे थे हम लोग?
तो ये मेरा क्या बन गया, वीपीसी बना। इसके अंदर मैंने दो सीआईडीआर डाल दिए, एक गेटवे है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, सबनेट्स बनाऊंगा। सबनेट्स मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, डेटाबेस के दो डिपार्टमेंट्स, बैकएंड के दो डिपार्टमेंट्स, फ्रंट एंड के दो डिपार्टमेंट्स, और पब्लिक रिसोर्सेस रखने के दो डिपार्टमेंट। तो यहाँ गया मैं, सबनेट देख रहा, सबनेट। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्रिएट सबनेट। आप सबनेट आप बताओ कौन सी बीपीसी में बनाना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास आर इंफ्रा नाम की बीपीसी है, उसके अंदर दो सीआईडीआर दिख रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है। तो सबनेट का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया डीबी हाइफन सबनेट फन। अब सबनेट आप बना रहे हो तो आप जोन बता सकते हो कौन से जोन में आपको बनाना है। तो कंपनी कहती है कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए, जैसे आप डीबी सबनेट वन बना रहे हो, डीबी सबनेट वन और डीबी सबनेट टू बना रहे हो, तो ऐसा मत करना कि दोनों सबनेट को एक ही जोन में रख देना। जोन मतलब डेटा सेंटर एक प्रकार से। अगर दोनों सबनेट को एक ही जोन में रख दिया और अगर वो जोन आउटेज हो गया तो आपका डेटाबेस गया, मतलब हाई अवेलेबिलिटी आपकी खत्म। क्या? हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी आपकी खत्म। तो मैंने यहां पर क्या किया, जोन ए। आप पूछ रहा है, देखो आपकी बीपीसी में दो सीआईडीआर है, किसके अंदर मना, ये लेना है। आप बताओ सबनेटिंग किया है, नहीं किया? तो कर लेते हैं सबनेटिंग पहले। टोटल 8 सबनेट मुझे चाहिए। एक में मुझे 200 आईपी, 200 आईपी। ठीक है, ये मेरा डीबी सबनेट वन। ऐसे ही कह रहा है ऐड न्यू सबनेट, मैंने बोला डीबी हाइफन सबनेट टू। तो अब यहां ध्यान क्या रखना है, इसे अगर जोन ए में डाला है तो इस डेटाबेस सबनेट को आप बी में रखना, और इसकी सीआईडीआर वैल्यू। अब मेरा ये हो गया एफ हाइफन सबनेट वन, बोले तो बैकएंड सबनेट है ये। इसको इस जोन में रख देते हैं, इसकी सीआईडीआर वैल्यू यहां से उठा लो। सबनेट टू। जी जी। हाँ हाँ बोलो। डेटा सेंटर, नहीं सर, देखो डेटा सेंटर रीजन तो हो गया आपका ये।
नहीं, ये हो गया रीजन। ये हो गया रीजन। ये हो गया रीजन। रीजन के अंदर आते हैं जोन। जोन के अंदर होते हैं डेटा सेंटर। ये डेटा सेंटर, और डेटा सेंटर एक बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3। और ये आपका जोन 2 है, जिसके अंदर नंबर ऑफ डेटा सेंटर है। तो आप जब सबनेट बना रहे हो तो आप एक सबनेट पे ये जोन ले लिया आपने। अब इस जोन के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर हैं। अब आप जब अपने कंप्यूट बनाओगे तो किस डेटा सेंटर में जाएगा वो आपको मैटर नहीं करता, बट आपको ये पता है कि मेरा जोन 1 के अंदर है। क्लियर है? नहीं, जोन के अंदर नंबर ऑफ बिल्डिंग है ना सर। क्या? हाँ, स्टेट पकड़। बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल। नहीं, इतना दूर भी नहीं है। इतना भी दूर नहीं होता। देखो, मेरी बात समझो, सुनो मेरी बात। आराम से सुनो। क्या हुआ? AWS वाला कहता है कि मुझे ना दिल्ली में सेटअप लगाना है। अब दिल्ली में देखो, स्पेस आज के टाइम पर कहाँ है? महरौली में है। और मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा इनको। अब उन्होंने 10 एकड़ की एक जमीन ले ली। ठीक है? गवर्नमेंट से 10 एकड़ की एक जमीन उन्होंने मांग ली। ये 10 एकड़ की जमीन। अब क्या करेंगे ये? एक बिल्डिंग लगाया। ठीक है? इसके अंदर डेटा सेंटर तैयार करते, ये बिल्डिंग नंबर 1 है। दूसरी बिल्डिंग में भी लगाया, ये बिल्डिंग नंबर 2 है। ये बिल्डिंग नंबर 3 है। ठीक है? अब इस तीनों बिल्डिंग को एक बाउंड्री के अंदर रख दिया। अब इसको कह दिया जोन। समझ आई? 500 मीटर दूर जाकर, 500। एडब्ल्यूएस के सर इंडिया में जो है मुंबई में है और हैदराबाद। रीजंस बोलोगे सर, रीजंस बोलोगे। आप इनको रीजंस बोलोगे। वो तो कॉन्टिनेंट हो गया ना भाई। एशिया, एशिया के अंदर मुंबई भी आता है, सिंगापुर भी आता है, सिडनी भी आता है, टोक्यो भी आता है। ये दिख रहा है? एशिया, एशिया, एशिया। एशिया के अंदर मुंबई आता है। मुंबई के अंदर अगर आप जाओगे तो मुंबई के एक रीजन हो गया। मतलब एक नाम उन्होंने दे दिया मुंबई। उसके अंदर आपको जोन मिलेगा। मुंबई के अंदर 3 जोन है। हाँ, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको अभी। ये देखो, AP South 1 है। साउथ। ये देखो, जोन है, जोन आईडी। बट ये नहीं बोल, यहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ये जोन जो है ये मुंबई के इस एरिया में है, ये इस एरिया में नहीं, ऐसा नहीं है। इनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये बताते हैं कि हमने जो डिजाइनिंग है, जो स्टैंडर्ड तरीका हमने आपको प्रेजेंट किया, वो ये कंसेप्ट है कि जोन का मतलब क्या हुआ, ये कि एक जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर होती है। और डेटा सेंटर, एक डेटा सेंटर में से एक बिल्डिंग लाइक, और एक बिल्डिंग के अंदर नंबर ऑफ रैक्स हैं। रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4, रैक 5। ये बिल्डिंग नंबर 1, ये बिल्डिंग नंबर 2, ये बिल्डिंग नंबर 3। इन 3 बिल्डिंग को मिलाकर उन्होंने एक जोन घोषित कर दिया। जैसे आप कहते हैं ना कि 4-5 छोटे छोटे सिटी को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। 4-5 छोटे छोटे ब्लॉक्स जब मिल जाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है।
तो ऐसे ही कंसेप्ट यहां पर भी है। बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, तीन बिल्डिंग को जरूरी नहीं कि तीन बिल्डिंग है। अब ये पकड़ के नहीं बैठना कि तीन बिल्डिंग है, भाई तीन से ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम दो रहेंगे। अब तीन से ज्यादा कितने हो सकते हैं वो डिपेंड करता है उनके वर्कलोड वर्कलोड पे। उनकी टीम एनालिसिस करके बैठी होगी, भाई यहाँ कितने रिसोर्सेज चाहिए, यहाँ कितना रिक्वायरमेंट है, वो करेंगे। उनकी प्रॉब्लम हमें नहीं पता भाई। बोला जोन 1, ऐसी बिल्डिंग यहाँ दूसरी 500 मीटर दूर जाकर, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4, हर बिल्डिंग में एक एक डेटा सेंटर है। इस चार बिल्डिंग को एक बाउंड्री के अंदर डाल के बोलते हैं जोन नंबर 2। फिर दूसरी बिल्डिंग बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, पांचवी, छठवीं, इनको एक ग्रुप में डाला और बोला बिल्डिंग नंबर जोन नंबर 3। और सारे जोन को आपस में, तीनों जोन को बाहर से एक बाउंड्री कर दी और बोला ये एरिया क्या है, महरोली। और जाके कंसोल पे डाल दिया, एक नया रीजन हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसका नाम क्या है, दिल्ली एनसीआर। वो उनके ऊपर है भाई, क्या रखना क्या नहीं रखना। और आपको बोल दिया कि उसके अंदर तीन जोन है। आपको जस्ट उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग को समझना है। वो बेसिकली आपको ये सारी चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक जोन के अंदर वो आपको बताना चाहते हैं कि नंबर ऑफ डेटा सेंटर है। आप उसकी टेंशन ना लें कि एक डेटा सेंटर का आउटेज होगा तो क्या होगा। वो आपको ये श्योर करके चल रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ डेटा सेंटर है एक जोन के अंदर, आपको टेंशन नहीं लेनी। वो आपको सिलेक्शन नहीं मिले, सिर्फ आप जोन तक। बेसिकली ये सारी चीजें वो इसलिए बता रहे हैं कि आप उनकी जो प्लानिंग है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फील कर सकें, उसको समझ सकें। जैसे कई बार हम लोग कहीं पर, एक मिनट, कई बार हम लोग किसी का जब इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें भी उससे पूछते हैं जो ना ही उस प्रोफाइल पे हमें नीड है बंदे की। क्यों पूछते हैं, जैसे एक उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए, है ना, कि भाई उसकी स्किल्स कैसी है, उसको क्या क्या पढ़ाई की उसने, मेहनत किया कि नहीं किया, या सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ के आ गया जितनी चीजें हमें नीड है। तो वैसे ही है कि इन्होंने अपनी एक पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेटा सेंटर इन्होंने डिजाइनिंग करते हैं उनके बारे में ये प्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर को, लाइक अट्रैक्ट करने के लिए। देखो हमारी प्लानिंग ऐसी है, इस तरीके से हमने की रखी, बस। क्लियर हो गया? एक मिनट सर। क्या बोल रहे हो? हाँ, डिस्टेंस में डिस्टेंस रहता है। नहीं नहीं नहीं, एकदम पास पास नहीं लगाएंगे। मान लो एक बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो फिर दूसरी बिल्डिंग में भी तो आग लग चली जाएगी, है ना। अगर मान लो तीन, अगर सारी बिल्डिंग को एक ही जगह पे रख देंगे तो एक बिल्डिंग में आग लगी तो सारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस लगा के रखते हैं कि भाई अगर एक बिल्डिंग में आग लगती है तो एटलीस्ट दूसरी बिल्डिंग को सेव किया जा सके, या एक जून की बिल्डिंग पे आग लगती है तो दूसरे जोन की बिल्डिंग पे इफेक्ट ना पड़े। एक मिनट रुकना ना। तरुण, क्लियर हो गया? कहाँ पे थे हम लोग, बैक एंड हिट कर। अब आ जाओ फ्रंट एंड, ENV1। एक बार सर ये आपकी ऑप्शन बता रहा हूँ, जो आपने अभी select किया। ये देखो।
हाँ, ये नॉर्दर्न वर्जीनिया में एक दो तीन चार पाँच छः छः जोन है सर। नहीं नहीं नहीं। अगर आपको रैक भी देखना है तो उसका भी ऑप्शन है। वो आपको रैक भी दिखा देंगे, अगर आप बोलोगे ना कि मेरे को दिखाओ मेरा रैक कहाँ है, वो भी आपको दिखा देंगे। ENV2। हाँ हाँ, एक ही रीजन है। नहीं नहीं नहीं, वो तो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर रीजन जोन है, वो तो कोई भी जोन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। वो जोन का ध्यान तो आपको तब रखना है जब आप कंपनी के अंदर लगा रहे हो, है ना। कंपनी के अंदर लगा रहे हो, अब भाई देखो आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर क्या है कि आप दो दो सबनेट आपने क्यों लिया, क्योंकि मान लो आपके अगर 100 डेटाबेस हैं तो 100 में 50 डेटाबेस इधर हो 50 इधर हो। अगर दोनों सबनेट एक ही जोन से कनेक्टेड हो जाएंगे और जोन अगर आउटेज हो गया तो दो सारे डेटाबेस आपके डाउन हो जाएंगे, तो इसलिए कहता है कि एक सबनेट को आप डिफरेंट जोन से मैप करके रखो, एक सबनेट को डिफरेंट जोन से मैप करके रखो। तो एटलीस्ट एक जोन क्रैश होगा तो 50 डेटाबेस ही जाएंगे, 50 तो बचे रहेंगे आपके। पब्लिक हाइफन अलग अलग रखा दोनों, एक को वन ए पे, एक को वन पे रख रहा हूँ, दूसरे को बी पे रख रहा हूँ, ऐसे करके चल रहा हूँ। पब्लिक सबनेट वन। अब जैसे मैंने पब्लिक इन्वायरमेंट को ए पे रखा तो दूसरे वाले को बी पे रख रहा हूँ। सर ये चीजें देखो, ये महंगा सस्ता नहीं देखा जाता है। जब डेटा सेंटर लगता है तो देखा डिपेंड करता है क्लाइंट कहाँ बैठे हैं। प्रैक्टिस के लिए कितना फर्क पड़ता है, 2 4 10 रुपए का फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं आता। बट नॉर्दर्न वर्जीनिया प्रैक्टिस के लिए इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, सर्विसेज आपको सबसे ज्यादा मिल जाती हैं। लर्निंग के टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि यार ये सर्विस यहाँ पे नहीं है। Right. Don't- ये ना 15 पेरेंट होगी। ठीक है।
तो देखो हमारे सबनेट्स बन गए, ठीक है। सबनेट्स हमारे बन गए। अब सबनेट्स तो आपके बन के तैयार हो गए। आपने सारे सबनेट्स बना लिए। आपने बैकएंड सबनेट्स बना लिया। बैकएंड वन, बैकएंड टू, फ्रंट एंड वन एंड फ्रंट एंड टू, और पब वन एंड पब टू। क्या क्या नेटवर्क आपने यहाँ पे डिफाइन किया है? यहाँ पे आपने डाला 10.0.0.0/24। इस पे आपने क्या डाला? 10.0.1.0/24। इस पे आपने क्या रखा? 10.0.2.0/24। इस पे आपने क्या दिया? 10.0.3.0/24। इस पे आपने क्या दिया? 10.0.4.0/24। इस पे आपने 10.0.5.0/24। 10.0.6.0/24। 10.0.7.0/, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब आपकी अगली प्लानिंग क्या है? अगली प्लानिंग ये है कि इस सबनेट्स के अंदर डेटाबेस होगा। ये दो सबनेट फॉर दी डेटाबेस सर्वर, और ये दो फॉर बैकएंड, और ये दो फॉर फ्रंट एंड, बोले तो वेब सर्वर। और ये दो हो गए पब्लिक रिसोर्सेज के लिए। पब्लिक रिसोर्सेज जैसे लोड बैलेंसर। क्या हो गया? लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर, फायरवॉल, वीपीएन, ठीक है, वेस्टर्न होस्ट, जंप सर्वर। तो जैसे जो भी पब्लिक रिसोर्सेज डिवाइसेस होते हैं वो यहाँ लगेंगे, जो बाहर के यूजर से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे वीपीएन हो गया, है ना। वीपीएन क्या करता है? आप कहीं भी बैठे हो, आप पब्लिक नेटवर्क से अपने वीपीएन सर्वर पे आते हो, देन अपने प्राइवेट नेटवर्क पे चले जाते हो। तो ये जो एरिया है ये आपका टोटल प्राइवेट है। बट अभी सारे के सारे एक जैसे हैं। आपको राउटर लेना पड़ेगा। अभी क्या लेना पड़ेगा? राउटर। कहाँ लोगे राउटर? वीपीसी के अंदर। तो राउटर लूंगा, और राउटर के साथ सबनेट को एसोसिएट करूंगा और रूट डिफाइन करूंगा। तब जाकर मेरा ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग होगा। तो मैं यहाँ पे राउटर लेता हूँ। देखो राउटर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट राउटर, मैंने बोला राउटर का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने बोला public-rt। किस वीपीसी के अंदर ले रहा हूँ? इस वीपीसी के अंदर। क्रिएट, मुझे राउटर मिल गया। राउटर के अंदर सबनेट एसोसिएशन। क्या? एडिट सबनेट। मैंने बोला जो मेरे पब्लिक वाले सबनेट है उन दो सबनेट को ऐड कर रहा हूं मैं अपने राउटर से। दो सबनेट मैंने अपने राउटर के अंदर ऐड कर दिए। रूट डिफाइन कर रहा हूं, एडिट रूट। क्या? वेट करो तरुण, तरुण, मैं कह रहा हूं तरुण थोड़ा वेट करो। टॉप जो भी टॉपिक मैं क्लियर डिलीवर करूँ ना, टॉपिक को एटलीस्ट पूरा होने दो। क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करता हूं, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर टॉपिक तो डिलीवर ही नहीं हो पाएगा ना।
क्योंकि क्या होता है, किसी टॉपिक में आपका जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर छुपा हुआ है, उस टॉपिक को एटलीस्ट कंप्लीट होने दो। तो यहां पर देखो, मैं राउटर पे आया। अब राउटर में क्या करूंगा, मैं रूट डिफाइन करूंगा, ऐड रूट। क्या करूंगा, ऐड रूट। अब डेस्टिनेशन, मैंने बोला यहां पर क्या, 0.0.0.0, ये इंटरनेट का IPv4 का वर्ल्ड वाइड एड्रेस है। और टारगेट, बोले कौन सा गेट, तो इंटरनेट गेटवे मैंने बनाया है, तो ये मैंने दे दिया इंटरनेट गेटवे। एंड सेव चेंजेस। तो मैंने एज अ डायग्राम में अगर जाऊं, तो अगर मैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैंने क्या किया, अभी एक राउटर लिया। क्या किया मैंने, राउटर लिया। उस राउटर का नाम मैंने क्या रखा है, उस राउटर का नाम मैंने रखा public-RT। और ये ठीक वैसे ही राउटर है जो आपकी कंपनी में होता है, सिस्को का। और मैंने राउटर के बैकएंड में ये दोनों सबनेट ऐड कर दिए। क्या, ये दोनों सबनेट बैकएंड में एसोसिएट कर दिया। और इस पे रूट डिफाइन कर दिया। पॉइंट क्या बता दिया, ये IGW। तो ये दोनों सबनेट, अगर, और डेस्टिनेशन मैंने क्या बताया, डेस्टिनेशन भी यहाँ पे डिफाइन किया। डेस्टिनेशन मैंने क्या डिफाइन किया यहाँ पर, डेस्टिनेशन मैंने डिफाइन किया 0.0.0.0/0। तो इसका मतलब, इस नेटवर्क से बिलोंग करने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो EC2 हो, कंप्यूटर जो भी हो, वो अगर इस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, तो इस राउटर पे मैंने क्या डिफाइन किया कि इस गेटवे के पास आ जाए। कहाँ डिफाइन किया, ये क्या है मेरा, ये मेरा राउटर है। मैंने इसमें दो सबनेट ऐड किए, public 1 public 2। और डेस्टिनेशन मैंने डिफाइन किया इसके अंदर, डेस्टिनेशन एंड टारगेट। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, तो सिर्फ इस दो सबनेट को अलाउ किया मैंने बाहर जाने के लिए। ठीक है। हाँ जी, अब बोले क्या डाउट है यहाँ पे। हम्म। 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 करेक्ट है। राइट, सब एक दूसरे से बात करें। हम्म। 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 राइट। बता। अब एक बात बताओ, जो IGW, सुनो सुनो सुनो, IGW का जो राउटर है, वो एयरटेल का है सर, वो ISP का है। उस पे हमको कंट्रोलिंग नहीं है। ISP के राउटर पे हम क्या चेंजेस करेंगे, हमें अपना इंटरनल ट्रैफिक, हमें अपना भाई, आपने अगर फिजिकल डेटा सेंटर लगाते हो कंपनी में, तो आपको
आपको पास जो कंट्रोलिंग होगी वो आपके इनसाइड फिजिकल डेटा सेंटर की है ना, आईएसपी के राउटर की कंट्रोलिंग थोड़ी। आईएसपी का राउटर अगर कुछ खराब होगा तो आईएसपी को कॉल लॉक कराओ, आईएसपी की टीम आएगी, वो ठीक करेगी, आप थोड़ी करते हो ठीक। आपको तो जस्ट, सर आईएसपी राउटर पे, इस पोर्ट पे जस्ट आईपी कॉन्फ़िगर करके आपको दे दिया गया। अब आपको बता दिया कि आप अपने इंटरनल रूट जब भी बाहर निकालोगे तो ये रहा आपका टारगेट, बस यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो बस। आप आपने इस राउटर में आपने, एक मिनट, इस राउटर में आपने आईएसपी के राउटर को किया क्या? कुछ नहीं किया, बस टारगेट तो डिफाइन किया, और क्या किया आपने? आप अपना इंटरनल ट्रैफिक को, इंटरनल ट्रैफिक आपके पास सिर्फ एक ही थोड़ी है सर। अब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेटाबेस को नहीं निकालना, तो आईएसपी का राउटर पे क्यों चेंजेस करूंगा? मैं तो अपना इंटरनल राउटर पे चेंजेस करूंगा ना। मुझे सिर्फ पब्लिक, ये दो सबनेट को बाहर निकालना है, क्योंकि दो सबनेट के अंदर लोड बैलेंसर होंगे, इस दो सबनेट के अंदर मेरे इंटरनल फायरवॉल होंगे, इन दो सबनेट के अंदर मेरे वीपीएन सर्वर होंगे। तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि इनको बाहर निकालना है या इनको बाहर। आईएसपी को क्या मतलब, आईएसपी तो एक बार सेटअप करके चला गया और आपको टारगेट पॉइंट दे के चला गया, बात खत्म हो गया। अब आपको बता दिया कि आप इंटरनल ट्रैफिक को जो भी बाहर निकालना है, इस टारगेट को डिफाइन कर देना ना, ट्रैफिक बाहर मैं कर दूंगा। यहाँ पर मैंने नेटिंग डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई जेड जो भी कर रखा है। सर ये थ्योरिटिकल सिनेरियो की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, ये तो मैंने वो कर रहा हूँ जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में करता हूँ। ये तो पूरा प्रैक्टिकल है। हाँ। हम्म। कैसे करोगे मुझे बताओ, आप डायग्राम में बताओ कैसे करोगे, चलो आपको मैं दे रहा हूँ कैसे करोगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? हम्म। हाँ। कैसे करोगे? यहाँ तो यहाँ तो रूट ही डिफाइन नहीं है, कैसे करोगे? फायरवॉल में फायरवॉल भी नहीं है आपके पास तो अभी। नहीं 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 सर, एक 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 मिनट, अलग बात कैसे होगी सर? अलग बात, अब जब फायरवॉल के हमने जिक्र ही नहीं किया तो आप फायरवॉल को बीच में कैसे ला रहे हो अभी आप? मैं थ्योरेटिकल स्पीकिंग थोड़ी कर रहा हूँ। मैं थ्योरेटिकल स्पीकिंग नहीं कर रहा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं ये राउटर को हटा देता हूँ, चलो। आप बताओ, आप ट्रैफिक को कैसे बाहर निकालोगे, कौन सा फायरवॉल लगोगे मुझे बताओ, चलो। मैं आपके अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। मैं हटा दिया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, आप बताओ मेरे को आईजीडब्ल्यू से ट्रैफिक कैसे बाहर निकालोगे? आईएसपी के राउटर, आईजीडब्ल्यू छोड़ दो अभी, आप सोचो। अभी आप ये सोचो कि ये आईएसपी का राउटर है, आपका ऑन प्रेम डेटा सेंटर है, ठीक है? आप ऑन आईएसपी के राउटर से आप अपना इंटरनेट ट्रैफिक कैसे बाहर निकालोगे, मुझे लॉजिक बताओ। हम्म। हम्म। कहाँ लिखोगे रूट? ये रूट लिखोगे कहाँ आप? कहाँ है? राउटर तो है ही नहीं डायग्राम के अंदर। सर आईजीडब्ल्यू का राउटर आपके पास कंट्रोलिंग नहीं है, वो आईएसपी अपने पास रखा है, वो आपको दे ही नहीं रहा कंट्रोलिंग, अब क्या करोगे आप? सर क्यों देगा? सर वो लगा, सर मैं आपको बता दूं। सर एक मिनट, आईएसपी का राउटर आया, आईएसपी का जो मैंने चार चार डेटा सेंटर पे लगा के छोड़ दिए सर। आईएसपी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उसको आप बोलते हो कि भाई मुझे 2 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps का मेरे को कनेक्शन चाहिए। वो आता है, अपना राउटर लगाता है, एक पोर्ट में अपना पब्लिक आईपी डालता है, दूसरे पोर्ट में आपके इन्वायरमेंट की आईपी डालता है, ठीक है? और आईपी सेट, है ना? इन्वायरमेंट का आईपी डालेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका इंटरनल राउटर कहाँ है। आपसे पूछेगा। नहीं तो अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो स्विच भी नहीं है, राउटर भी नहीं है। तो मैं वही तो समझा रहा हूं कि आपके पास राउटर नहीं होगा तो रूट लिखोगे कहाँ? रूट तो आप इंटरनली लिखोगे, यहां नहीं लिख सकते सर, आपको इसका राइट्स ही नहीं देगा वो आपको। अगर इसका राइट्स, आईएसपी वाले, एक मिनट सुन जाओ, मैं आपको बता देता हूं अगर प्रॉब्लम क्या होता है। अगर आईएसपी वाले ने आपको इसका परमिशन दे दिया ना सर, तो आपकी टीम यहां पर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अगर वो मिस्टेक कर दे और आपका पूरा डेटा सेंटर का कनेक्शन बंद हो जाए, आप तो आईएसपी के ऊपर चढ़ बैठोगे।
इसकी वजह से आईएसपी कहता है कि मेरे राउटर पे आप छेड़खानी मत करो, आप अपना इंटरनल राउटर पे जो करना करो, क्योंकि कल को अगर आपका डेटा सेंटर कभी डाउन होगा तो आपकी वजह से होगा, तो एक प्रॉपर प्रूफ होगा कि आपने इंटरनल चेंजेस किया, मेरा राउटर तो आज भी ओके है। हम्म। तो अभी तो मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ कि इस डायग्राम, तो मैं वही तो कह रहा, जब इस एनवायरनमेंट में कोर स्विच नहीं है तो उन चीजों की डिस्कस ही हम क्यों कर रहे हैं फिर? अगर हमारा इन्वायरमेंट, अच्छा अब तो अभी तो हम डेटा सेंटर लगा रहे हैं, है ना, अभी मैं आपको डेटा सेंटर लगा रहा हूं। अब मैं डेटा सेंटर लगा रहा हूं तो वहां मैं अभी स्विच लाया ही नहीं, तो हम स्विच की बात क्यों करें? समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप ऑन प्रेम से भी करेंगे तो अभी भी तो हमारे पास स्विच नहीं है यहाँ पर। हम्म। आप ऐसे समझो कि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज से सेटअप कर रहे हैं जहां पर चीजें हम धीरे धीरे चलेंगे। अगर ये इन्वायरमेंट लगा हुआ होता तो हम लोग डिस्कस कर सकते थे सारी चीजें। भाई इन्वायरमेंट लगा हुआ है तो फिर हम बोल सकते थे कि यार ये यहां से क्यों ट्रैफिक निकाल रहा है, यहां से क्यों नहीं निकाल सकते, फिर हम कर सकते, लेकिन अभी सारी चीजें तो हम इनिशियल स्टेज से सेटअप ही कर रहे हैं। 10.07 और अलाउ कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ किया देखो। यहाँ जाओ आप, राउट राउट टेबल पे गए हम लोग। ठीक है, ये हमारा रूट टेबल है। ये देखो सबनेट एसोसिएशन, ये दो सबनेट मैंने डाला, 6 और 7। हाँ बिल्कुल। इसको नहीं, अभी तो ये लैंड साइड ही है, अभी तो सारा कुछ लैंड साइड है, अभी तो सारा कुछ लैंड साइड है। अभी सिंपल समझो कि आपकी इन कंपनी का ये राउटर है, ठीक है। अब राउटर पे आप रूट लिखने जा रहे हो, बस। क्या लिखने जा रहे हो? रूट लिखने जा रहे हो। हम लोग राउटर पे रूट कैसे लिखते हैं? रूट ऐसे लिखते हैं ना कि ये रहा हमारा बैकएंड सबनेट 6.0/24। ठीक है, ये रहा हमारा सोर्स और ये रहा हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, और पॉइंटर कौन हो गया? पॉइंटर हो गया आईजीडब्ल्यू, बस। हाँ बस, ये लिख दिया हमने रूट। ऐसे इसके अंदर दूसरा रूट हमने डाल दिया कि 10.0.7 ऊपर यहाँ पे मैंने .0/24। इसको भी हमने बोला क्या? इसको भी सेम पॉइंट डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं, और इसका भी पॉइंटर क्या है? आईजीडब्ल्यू, सेम। तो ऐसे ही तो हम लोग राउटर पे रूट लिखते हैं ना, तो वही हमने यहां पर किया, बस यहां पर क्या है कि कंसोल से कर दिया हमने। तो अब क्या होगा कि इस नेटवर्क के अंदर जो भी हम लोग कंप्यूटर्स लगाएंगे, वो अगर इस डेस्टिनेशन पे जाएगा तो इस गेट से बाहर निकल जाएगा। बट ये वाले जो इन्वायरमेंट है ये नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनके रूट डाले नहीं, हमने इन सबके रूट अभी डाले ही नहीं यहां पर। क्लियर है ना? अभी अभी यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम्म। अब सवाल उठता है कि हमने केवल ओनली इनको क्यों अलाउ किया? क्यों किया? क्योंकि इन सबनेट के अंदर हम लोग बुलाएंगे लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर को तो बाहर निकलना ही निकलना है, वीपीएन, पब्लिक रिसोर्सेज की चीजें, इनको नहीं करेंगे हम लोग अलाउ। लेकिन कल को इन्हें भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या? इन्हें भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि डेटाबेस है, पैच अपडेट करना। अब पैच अपडेट करने के लिए इंटरनेट पे जाना ही जाना है। एप्लीकेशन सर्वर है, बैकएंड को भी जाना है, वेब को भी जाना है। लेकिन अगर आप इनको भी अलाउ कर दोगे तो सिक्योरिटी खत्म हो गई आपकी। फिर ये भी पब्लिक पे डायरेक्ट जा पा रहे हैं और लोग भी बाहर से अंदर आ पा रहे हैं। तब अब हम लोग यूज करते हैं नेट गेटवे, इनको बाहर निकालने के लिए नेट गेटवे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नेट गेटवे। तो अब हम लोग अपने इन्वायरमेंट में लगाएंगे नेट गेटवे, जो नेटिंग का काम करेगा। वो भी आपकी वीपीसी के अंदर ही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। बट आपको समझना है ये वीपीसी के अंदर ही है, ठीक है।
ये मैंने नेट गेटवे क्रिएट कर रहा हूँ। ये रहा मेरा नेट गेटवे, क्रिएट कर लेते हैं। नेट गेटवे, क्रिएट नेट गेटवे। मैंने दे दिया नेट गेटवे का नाम आर इंफ्रा हाइफन नेट गेटवे। अब जब नेट गेटवे बनेगा तो उन्हें सबनेट चाहिए होता है। कौन से सबनेट पे बनाओगे नेट गेटवे, क्योंकि ये नेटिंग का काम कर रहा है। तो नेट गेटवे आपका जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस सबनेट में बनेगा। कहाँ बनेगा, इस सबनेट में बनेगा। क्यों बनेगा अभी मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लो बस। तो दोनों में से किसी एक सबनेट को आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैंने नेट गेटवे ले लिया क्या, कहाँ बना मेरा, पब्लिक सबनेट कहाँ गया, पब्लिक सबनेट वन। और नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी मिलेगी, अलॉट इलास्टिक आईपी एंड क्रिएट। वेट करना भी, क्वेश्चन मत लाना। ये मेरा नेट गेटवे बन रहा है, ठीक है। पेंडिंग में 2 से 3 मिनट लगता है इसको बनने में, बनने देते हैं। रिफ्रेश करो थोड़ा। नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी मिली है और एक प्राइवेट आईपी मिली है। प्राइवेट आईपी तो मिल गई, पब्लिक आईपी भी मिल रही है, ठीक है। ये प्राइवेट आईपी लिख दिया मैंने, पब्लिक आईपी मिलने दो। मिल गई पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी मिली। अब इसको यहां मिली पब्लिक आईपी, ठीक है। और नेट गेटवे आपका इस आईजीडब्ल्यू से कनेक्टेड है। अब आप क्या करोगे देखो, अब आप यहाँ पर राउटर लो, इनसे क्या लो, दूसरा राउटर लो। आपने दूसरा राउटर लिया। अब यहाँ पे आप रूट लिखोगे। क्या लिखोगे, यहाँ मैंने रूट लिखूंगा। ये लैपटॉप भी ना आ जाएंगी। मैंने रूट लिखा 10.0.0.0/24। इसको भी मुझे भेजना है कहाँ, इंटरनेट पे। बट इसका जो पॉइंटर है वो क्या है, नेट गेटवे। क्या है, नेट गेट 10.0.0.1.0/24। इसका भी पॉइंटर है नेट गेटवे, डेस्टिनेशन सेम है। 10.0.2.0/24 नेट गेटवे। 10.0.3.0/24
इसका भी पॉइंटर है। ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, अगर इंटरनेट पे जाना चाहेंगे तो वो किसके पास पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे इस आईपी के पास। ये सब किसके पास पहुंचेंगे? इस आईपी के पास। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके अंदर एक कंप्यूटर हम लगाते हैं आगे चल के, और उसकी आईपी होती है मान लो 10.0.0.100। और ये आईपी अगर इंटरनेट पे जाना चाहती है तो कैसे जाएगी पता है? ये आईपी यहां से बाहर निकलेगी और इसके पास पहुंचेगी, इस आईपी के पास। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन कर रखा है ना। आप नेट गेटवे के पास जाओ तो इस आईपी के पास पहुंचेगी। इसका मतलब इसने अपनी रिक्वेस्ट लेके गया इसके पास। ये आईपी क्या करेगा? ये आईपी ट्रांसलेट करके इसको दे देगा। मतलब ये क्या करेगा? इसकी आईपी को हाइड कर देगा और ये ट्रांसलेट करके इसको दे देगा। ये क्या करेगा? ये आईपी पब्लिक आईपी है। ये आईपी अपने बेस पे बाहर जाएगा आईजीडब्ल्यू से। और जो भी डेस्क ने जहां पर भी उसे जाना था, जैसे पैच अपडेट करने लाइक, तो उसने वहां से पैच पिक करेगा और फिर ट्रैफिक वापस आएगी। क्या होगी? ट्रैफिक वापस आएगी। और जब ट्रैफिक वापस आएगी तो देखेगा ट्रैफिक ऑरिजिनेट कहां से हुई है। क्या उस नेट गेटवे से हुई है? तो डेफिनेटली ये ट्रैफिक तो ऑरिजिनेट नेट गेटवे से हुई है ना। अगर ट्रैफिक ऑरिजिनेट नेट गेटवे से नहीं हुई थी, मतलब कोई डायरेक्ट अगर इसको हिट करेगा तो यहीं पे डिसअलाउ कर देगा। अगर ट्रैफिक अंदर से ऑरिजिनेट हुई है तो फिर ये जो पिकअप करके लाया है अब वो ट्रांसलेट करके इसको देगा और ये ट्रांसलेट करके इसको देगा। तो यहां पर नेटिंग का काम हो रहा है। तो ये नेट गेटवे क्या कर रहा है? एक प्रकार से अंदर की ट्रैफिक को बाहर के लेके जा रहा है और आपकी जो पर्सनल आईपी उसको हाइड कर रहा है। तो ये जो चार इन्वायरमेंट है आपके डेटाबेस, तीन इन्वायरमेंट डेटाबेस, बैकएंड एंड वेब, इनको भी आप बाहर तो निकाल रहे हो बट थ्रू दी नेट गेटवे। समझ आई? आप पूछो क्या पूछो। कौन से नेटवर्क को अलाउ कर रहा हूं? मतलब नेटवर्क का नाम बताओ। क्या करना चाह रहे हो? कि वो नेट गेटवे के पास ना पहुंचे। नेट गेटवे के पास ना पहुंचे ये बोलना चाहते हो? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ आप मुझे ये बताओ। आप ये करना चाहते हो ना कि 10.0.1.0 का जो नेटवर्क है वो नेट गेटवे तक ना जाए, यही बोलना चाहते हो? एक एक चीज बोले, पहले एक चीज बोले, मैं एक आंसर करूंगा फिर दूसरा बोलूंगा। 10.0.1.0 को आप चाहते हैं कि नेट गेटवे तक ना जाए, आपका इरादा ये है कि वो बाहर ना जाए, ब्लॉकेज करना चाहते हो, राइट? तो मैं ये क्यों कहूंगा? मैं क्यों कहूंगा ये? आप आंसर तो सुने मेरा। आंसर पूरा सुने। मैं रूट क्यों निकालूंगा भाई? कल को भेजना होगा तो क्या दोबारा रूट डालूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये मैन मैन पावर पेनफुल जॉब होता है। आपके हर सबनेट के ऊपर फायरवॉल होता है, नेम ऑफ द एसीएल, वहां लगाओ कंट्रोलिंग। ठीक है? वहां बताओ कि भाई तुझे बाहर नहीं जाने देंगे। हर वीएम के आगे सिक्योरिटी ग्रुप होता है, वहां बताओ कि किस वीएम को नहीं जाने देना है, पूरे नेटवर्क को नहीं जाने देना है, ब्लॉकेज करना है, तो वहां एसीएल होता है, वहां बुलाओ, टूल डालो आप कि भाई तेरे को ब्लॉक है, तू नहीं जा सकता। समझ आ गई? और किसी को कोई सवाल?
हाँ बस बस बस। जैसे प्रॉक्सी सर्वर, जैसे प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है। ठीक है। और ये नेट गेटवे जो है कंट्रोल्ड बाय एडब्ल्यूएस। इस पे जितना ज्यादा ट्रैफिक आ जाए ये पीछे से स्केल अप होता जाता है। ठीक है। कई पहले कई कंपनियां नेट गेट की जगह नेट इंस्टेंस यूज करती थी, बट नेट इंस्टेंस मैन पावर पेनफुल जॉब हो जाता है, क्योंकि उस पे वीएम है, फिर उस पे अगर बहुत सारे लोग आ गए एक बार रिक्वेस्ट लेके तो उस पे लोड बढ़ जाता है। बट इस पे ऐसा नहीं है, बैकएंड से वो हैंडल कर। नहीं 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 सर, नहीं नहीं। अगर आप नेट गेटवे की जगह नेट इंस्टेंस यूज करते हो, नेट इंस्टेंस का मतलब होता है सिंपल, हमने एक नेट इंस्टेंस बनाया है, वीएम बनाया है, उस पे हम नेटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। लेकिन उस पे क्या होता है कि एक बार में सारे लोग रिक्वेस्ट लेके आएंगे तो उस इंस्टेंस का रिसोर्सेज पूरा यूज हो जाएगा। जब वो पूरा यूज हो जाएगा तो चोक हो जाएगा, आपका नेट सर्वर काम नहीं करेगा। तो फिर कंपनी ऑटो स्केलिंग लगाती है, ये सब लगाती है, बट वो कॉस्ट फिर बढ़ जाता है। नेट गेटवे। हाँ बिल्कुल, राउटर है जो कि टोटली मैनेज बाय एडब्ल्यूएस। जो हमें भी क्या मतलब है भाई, तू किस तरीके से कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारा काम से मतलब है ना भाई, हमारा काम हो रहा है नेट गेटवे से बढ़िया, तो ज्यादा बेस्ट। हम्म 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 नहीं होते, चलाते हैं। हम्म। शॉर्टेज होने लगी। हम्म V4 है, V4 है। हम्म। देखो V6 तो आ गया, बट अभी उतना यूज मेरे मेरे को भी नहीं दिखा है कहीं। अभी भी क्लाउड वाले जो हैं वो अभी भी हमें V4 ही देते हैं। हम्म। इंटरनेट में, इंटरनेट में भी हमें अभी क्या मिला, V4 ही मिला ना, 6 नहीं मिला। हाँ मिक्स तो देखो चल रहा है, बट अभी ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है ना, ये अभी ज्यादातर इंटरनेट पे V4 ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके पीछे जो रीजन है, जो पहले लोगों ने क्या किया था कि पब्लिक आईपी जो थी ना, वो लोगों ने अननेसेसरी बाय कर करके स्टॉक पे रख लिया था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो स्टॉक पे रख ली थी। तो अब आई थिंक इनकी जो पॉलिसी चेंज हुई है, जिन्होंने स्टॉक पे रखे थे ना उनसे उन्होंने रिटर्न लिया है। हाँ और फिर उनको, हाँ तो उनसे वो लोग रिटर्न लेके अब ये लोग अपना इम्प्लीमेंट जो है IPv4 पे अभी करके रखे हैं, जो पब्लिक आईपी है। बाकी बहुत सारे देखो, अगर आप घर पे राउटर वगैरह लगाते हो तो मिल रहा है IPv6, ऐसा नहीं है, और आपके कंप्यूटर पे भी मिल जाता है कभी कभी, बट ज्यादातर। हाँ ISP। हम्म। हाँ कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट में कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो हमने ये राउट टेबल अभी थ्योरेटिकल किया है, प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल के रूट टेबल बनाते हैं और इसका नाम हमने रख दिया प्राइवेट-RT। प्राइवेट-RT। ये हमारा, ये वाला, ये वाला राउटर प्राइवेट-RT।
प्राइवेट हाइपन। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमने रूट डिफाइन करते हैं। ऐड रूट, हमने डेस्टिनेशन सेम दे दिया। बट अब देखो यहाँ पर गेट कितने सारे हैं। अब हम लोग इस बार नैट गेट पे देंगे। क्या देंगे? नैट गेट। तो रूट हमने डाल दिया, बट सबनेट एसोसिएट करना रह गया, तो यहाँ गए बैकएंड। तो हमने सारे के सारे 6 सबनेट ऐड कर दिए। ठीक है, 6 सबनेट हमने ऐड कर। ये देखो, पहुंच गए हम लोग। ये 3 डिपार्टमेंट को यहाँ से पॉइंट किया और ये इसको यहाँ। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब आप लोग बनाओ वीएम्स। क्या बनाओ? वीएम्स, या वीएम से पहले यहाँ जाओ। कहाँ आ गए हम लोग? वीएम्स। ठीक है, तो वीएम्स वाला काम कल से करते हैं। ठीक है, आज यही रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एजोर में भी वही लगेगा सर। एजोर में भी वही लगेगा जहाँ यहाँ इसमें लगा है। नहीं नहीं, एजोर में भी लगता है, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल सबके सेम है। हाँ हाँ, वही वही मिलती है, वही मिलती है। हम्म। सब, वहां भी सब कुछ, वहां भी सब कुछ, वहां भी सब कुछ मिलता है। IGW, हाँ AWS के अंदर ही रहेगा। हाँ, मैनेज बाय AWS। हम्म। हम्म। बिल्कुल आईएसपी सर, आईएसपी तो है ही है ये। नहीं नहीं, एट देखो, मैं ऑन प्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा था कि हम एट आईएसपी किसको बोलते हैं, एयरटेल को बोलते हैं, तो एडब्ल्यूएस भी वो काम कर रहा है। वो अभी कह रहा है कि मैं भाई, अब मैं एयरटेल के पास क्यों जाऊंगा। मैं उनका खुद का वो कस्टमर को लाके दे रहे हैं ना। अब वो आप डीएनएस की देखो, डीएनएस आप कहाँ से रजिस्टर करते हो? गोडैडी से। एडब्ल्यूएस कहता है गोडैडी के पास क्यों जा रहे हो, मैं भी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार्ड हूँ, मेरे से करा लो। जी बिल्कुल। क्लाउड प्रोवाइडर मतलब शॉपिंग मॉल हो गया सर। एक मॉल के अंदर आपको जैसे होटल्स, कार, सब कुछ मिलता है, सुई से लेके एक चीज। वैसे ही आप समझ लो, घर और सब मिलता है। इधर गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में आप चले जाओ, घर भी मिलेगा, कार भी मिलेगा, होटल सब पड़े हुए हैं। वही है ये भी।
क्लाउड में सब मिलेगा आपको, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, शॉपिंग मॉल से बाहर सब वहीं मिलेगा। और किसी को डाउट है? ठीक। हम्म। हम्म। कौन सा? एक मिनट ना। ये ये पब्लिक रूट है। पब्लिक रूट है ये। हाँ पब्लिक रूट है क्योंकि आईजीडब्ल्यू पॉइंट है। आईजीडब्ल्यू से डायरेक्ट। देखो ना, एक पॉइंटर कौन है? आईजीडब्ल्यू ना, इन दोनों का पॉइंटर आईजीडब्ल्यू है। बट इन चारों का पॉइंटर कौन है? नेट गेटवे। हम्म। लेकिन नहीं, नेट, ये आपका नेट तो हो रहा है लेकिन आपकी आईपी ना डायरेक्ट एक्सपोज हो जाती है इसमें। हम्म। किस पे? ये 10 नहीं, 10,006 नहीं जाएगा इस पे। जो आप जैसे आपने नेट गेटवे बनाया तो उसको पब्लिक आईपी मिली ना, ऐसे लोड बैलेंसर बनाएंगे तो उसको एक साइड, लोड बैलेंसर को एक पब्लिक आईपी मिलेगी और एक इधर की आईपी मिलेगी। तो लोड बैलेंसर वहां पे नेटिंग करेगा फिर। बट लोड बैलेंसर की जो आईपी होगी वो बाहर रहेगी। हाँ। नहीं कर सकता, ये नेटवर्क नहीं करेगा बाहर का, ये तो प्राइवेट है। हम्म। मतलब। हम्म। अच्छा। बिल्कुल। और किसी का डाउट है? चलो फिर डाउट नहीं तो ड्रॉप करते हैं, प्रैक्टिस करो आप लोग इतना, ठीक है। और जो भी रिसोर्सेस आप बना रहे हो, कोशिश करो कि उसको आप ना डिलीट कर दो, ठीक है। क्योंकि जो नेट गेटवे अभी मैंने बनाया है इसका चार्जेस आता है, तो अभी मैं इसको डिलीट करूंगा पहले, क्योंकि अगर ये 24 घंटा चल गया तो फिर सब हटाओ। नहीं नहीं, सब हटाओ। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, 70-80 हजार रुपये बिल आ जाएगा एक महीने में। हटा दो हटा दो, मजाक कर रहा हूँ, हटा दो। नहीं, अभी जितना मैं पढ़ाया हूँ उसमें तो देखो बारी बारी ही करना पड़ेगा। आगे है सारे ऑप्शन, लेकिन वो अभी हम पढ़े नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो डायग्राम भी देखो बन के आ रहा है, दिख रहा है आपको डायग्राम? कह रहा है देखो यहाँ पे कितना अच्छा डायग्राम इन्होंने बना के। नहीं, क्रिएट नहीं किया डायग्राम। आप ये चीजें समझो कि ये देखो आपके सबनेट्स हो गए, ठीक है, ये रूट हो गए, देख रहे हैं पब्लिक रूट के साथ क्या पॉइंटर है, प्राइवेट के साथ क्या पॉइंटर है। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो कह रहा है ये इतने सबनेट पॉइंट हो रहे हैं, ये इतने सबनेट पॉइंट हो रहे हैं, दिख रहा है।
तो इसको करते हैं डिलीट। और किसी को डाउट तो नहीं, समझ आया ना सबको? किसी को ऐसा तो नहीं, किसी को दिक्कत आई समझने में? चलो फिर कल मिलते हैं, बाय। बाय।